नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिभा, रोजगार और अनेक मसलों से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष से आपको रूबरू करवाता है। उनके जीवन परिचय हम आपको इसी कार्यक्रम में कराते हैं और स्पॉटलाइट आज तक 600 से अधिक कार्यक्रम बना चुका है। इसी श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जल स्टार रमेश गोयल जी से। रमेश गोयल जी इनकम टैक्स अधिवक्ता हैं सिरसा से। इन्होंने 14 वर्षों से अधिक समय बिता दिया है जल संरक्षण से जुड़े हुए कार्यक्रम में। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इनको वाटर हीरो अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने जल चालीसा लिखी है जिसकी 65,000 से अधिक प्रतियां वितरित हो चुकी हैं और ऐसे अनेक काम इन्होंने किए हैं। आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके विषय में। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं स्टूडियो में रमेश गोयल जी का। रमेश गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने जल चालीसा लिखी है और आपने 74 वर्ष की उम्र में आज जो एनर्जी दिखा रहे हैं जल संरक्षण के लिए, इसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन है, उसके बारे में बताएं सर। ये जो जल चालीसा है ये 2012 में लिखा मैंने। असल में 2008 में मैंने अपना जल संरक्षण अभियान शुरू किया। एक लेख पढ़ा जिसमें पानी की भयावहता जो आज हम सुन रहे हैं वो उस समय बताई हुई थी कि यदि पानी की यही कमी इस तरह बढ़ती रही तो 2030 तक आधी दुनिया को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आम लोगों को ये धारणा रहती है कि पानी के समुद्र भरे पड़े हैं, बहुत पानी है, लेकिन वास्तव में जो पीने के लिए पानी है, जो जीवन उपयोगी पानी है, वो कुल पानी का 1% से भी कम है। और हम जब भी चर्चा करते हैं वो उस 1% से भी कम पानी की करते हैं। तो ये जल चालीसा मैंने 2008 में स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ इस भाव के साथ मैंने इस अभियान को शुरू किया। और धीरे धीरे इस लाइन पर सोचते सोचते एक दिन मैंने गौ चालीसा कहीं देखा, किसी साथी ने लिखा हुआ था, तो मेरे मन में आई कि जल चालीसा भी बन सकती है और मैंने ये बनाई। इसमें मेरे गुरुजी पूरन मुदगिल जो अब नहीं हैं उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में इसको मैंने तैयार किया। अब तक 65,000 प्रतियाँ इसकी छप चुकी। 30 लाख से अधिक लोगों को सोशल मीडिया पे मैं शेयरिंग कर चुका हूँ और इसका बड़ा प्रभाव रहता है। बिल्कुल, आप 400 से अधिक शिक्षण संस्थानों में जाकर लोगों को जल बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए शिक्षा दे चुके हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहा है और आपको उनकी प्रतिक्रिया कैसी मिली है? मैं जब ये अभियान शुरू किया मैंने तो एक स्कूल से शुरू किया और जहाँ भी मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊँ तो मेरा ये टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है कि मैं वहाँ किसी न किसी संस्थान में जा कर के विद्यार्थियों को ये बात गाइड कर सकूँ, बता सकूँ कि पानी की कमी क्यों है, कैसे है, हम बर्बाद कैसे करते हैं, बचाना क्यों ज़रूरी है, और छोटे छोटे उपाय बता करके उन्हें गाइड करता हूँ कि वो उसमें क्या कर सकते हैं। बड़ी बातें करने अलग बात है, लेकिन उनके स्तर पर कि वो कैसे पानी बचा सकते हैं, उसमें वो क्या योगदान दे सकते हैं इस कमी को कम करने में, ये मैं उन्हें समझाता हूँ। और मेरा लक्ष्य रहता है कि, और वास्तव में आगे भी मेरा लक्ष्य है जीवन का, जैसे आपने कहा कि इस उम्र में भी केवल एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य के पीछे लग करके मैं अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। इस उम्र में मेरा केवल एक मिशन है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जल संरक्षण के विषय में जागृत कर सकूँ, उन्हें समझा सकूँ कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी नलों में नहीं, राशन में मिलेगा। और कई बार लोग मजाक समझते हैं इस बात को। जब मैं 7-8 साल पहले कहता था कि पानी राशन में मिलेगा तो मजाक करते थे, मेरे पे कई तरह के कमेंट करते थे। लेकिन अप्रैल 2018 में साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में पानी ख़त्म हो गया और राशन में मिलने लगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 में 5,000 ऊँटों को जिंदा मार दिया गया गोली से, केवल इसलिए कि ऊँट को बहुत पानी चाहिए और वह पानी की कमी थी। हमारे अपने देश में लातूर 2015 की बात है, जब रेल के टैंकरों से पानी सप्लाई किया गया, पानी ख़त्म हो गया।
और अभी 2020 में देश में 21 डे जीरो शहर के नाम से एक सूची बनी हुई है जो खतरनाक स्थिति में है, और बंगलोर उसमें सबसे ऊपर नाम है। वही बंगलोर जहां अभी पिछले हफ्ते इतना पानी बरसा कि 7-8 फुट तक लोगों के घरों में पानी चला गया, उस बंगलोर की बात कर रहा हूं। लेकिन उस बंगलोर से पहले भी 2 साल पहले चेन्नई बाजी मार गया, वहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, भूजल बिल्कुल ख़त्म हो गया और आपात स्थिति पानी के लिए लागू कर दी गई। तो मैं ये लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि ना समझें कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग के हमारे पास तो पानी बहुत है। भूजल की स्थिति यदि वो जानने की कोशिश करें तो निरंतर पानी की कमी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है और पानी की कमी से कितनी समस्याएं हो सकती हैं इसके बारे में भी सब अवगत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों लीटर पानी गाड़ी धोने में बर्बाद कर देते हैं, नहाने में और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सैकड़ों लीटर बर्बाद कर देते हैं। कोई नल खुला छोड़ देता है और पानी को सही तरीके से संरक्षण नहीं करते हैं। इजराइल जो कंट्री है, इजराइल में वो लोग समुद्र से पीने वाला पानी निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही जो आप बता रहे हैं कि ये तो बहुत आने वाले समय बड़ा संकट का समय हो सकता है। तो इस संकट के समय के बचने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, उन उपाय के बारे में भी कोई जानकारी बताएं। पानी की कमी जहाँ भी है वहाँ पानी बर्बाद नहीं होता। राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में, जहाँ मेरे जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले 12 साल के बाद बारिश हुई थी, और ये इस तरह से पता लगा कि 12-12 साल के जो बच्चे थे जब बारिश हुई तो अंदर भाग गए, यानी उन्होंने अपने बचपन में बारिश देखी नहीं थी। वहाँ पानी बर्बाद नहीं होता। चेरापूंजी जहाँ रोज़ बारिश होती थी वहाँ पानी का संग्रह नहीं होता था। हरियाणा, पंजाब, ये जो नदियों से जुड़े पुराने प्रदेश हैं वहाँ पानी सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। राजस्थान के सुदूर इलाके में या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वहाँ उन इलाकों में जहाँ हमारी माताओं बहनों को 5-5, 7-7 किलोमीटर तक जाकर के पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। या आप देखते होंगे कि बहुत नीचे बावड़ी या कुएं बने हुए हैं, उनमें से बड़ी मुश्किल से पानी निकालते हैं, वहाँ पानी की एक बूंद बर्बाद नहीं होती। और मेरा ये मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि इस देश की हर समस्या में जहाँ देश के विकास में उनका योगदान है, वहाँ समस्याएं बढ़ाने के लिए पर्यावरण और जल संरक्षण के सबसे बड़े दुश्मन हैं शिक्षित और धनाढ्य वर्ग। कार होगी धनाढ्य के पास और पाइप लगाकर धोएंगे वो। एक आम आदमी के पास पाइप ही नहीं होता, पानी के लिए भंडारण के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो मैं उन लोगों से बहुत अपील करता हूँ कि वो सबमर्सिबल पंप तो लगाएंगे जब कोठी बनाने लगेंगे, लेकिन जब कोठी बनके तैयार हो जाएगी जिसपे 5-4 करोड़ रुपया या ज़्यादा लगता है, तो वो उसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए वो नहीं लगाते, जबकि उसमें सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसको आप इस काम के लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, और आने वाले समय में जल की ज़रूरत तो हम सभी को हमेशा रहने वाली है। जल को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय आप कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से आपके इस, मैं इसको आंदोलन ही कहूँगा, इस आंदोलन से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और आप कोई संदेश यहाँ पर देना चाहें तो? अवार्ड ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है वो मेरी जिम्मेवारी बढ़ा देता है कि और अधिक काम करना है। वो मुझे खुशी तो देता है, लेकिन मेरा संकल्प और मजबूत कर देता है कि मुझे और काम करना है और ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना है। और जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है, मैंने अब तक प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के अनेक चैनलों के माध्यम से और रेडियो आदि के माध्यम से अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। तो मैं समझता हूं कि यदि 1% लोग भी उस पर कार्य करें तो उसका प्रभाव रहेगा। बूंद बूंद से घट भरता है, इस बात को मानते हुए मैं ये समझता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि संभलें, समझें, नहीं तो वो दुर्गति होगी। आपके बच्चों को पानी पीने को नहीं मिलेगा। आप कितना भी धन छोड़ जाएं, उसकी बजाय प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, उसको बर्बाद ना करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी
सुखद भविष्य के बहुत लिए बढ़िया सर, है। बहुत बढ़िया सर। आपने आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जल के विषय में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, हमारे साथ थे जल स्टार रमेश गोयल जी। इनसे हमने जाना जल संरक्षण के बारे में, और ऐसे ही व्यक्ति विशेष के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। स्पॉटलाइट के इस खास कार्यक्रम में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।